ज्यादा काम कर रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें सब के सब बराबर के भागीदार थे। कोई भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई विशेष पार्टी इसका समर्थन कर रही है और कोई विशेष पार्टी इसका विरोध कर रही है। बड़ी अचरज की बात तब हुई जब पिछले साल एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बात कही कि मैंने अपने लोगों को मना कर दिया था कि ये मत लगवाना। देखना, आप सोचना इस बात को अभी कि पूरा मुख्यमंत्री बोलता कि मैंने अपने लोगों को मना किया कि ये मत लगवाना, इससे लगवाने के बाद बड़े भयानक परिणाम आ सकते हैं। जो लाखों लोगों का नेतृत्व करता, करोड़ों लोगों का नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए करोड़ों लोग जरूरी नहीं थे, अपने मुट्ठी भर लोग जरूरी थे। तो यहां से ये अंदाजा लगा लीजिए आप कि आपको आपकी किसको कितनी चिंता पड़ी है, ये खुद अंदाजा लगाइए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अब वो जो दवा शरीर के अंदर डल गई, बड़ा जो खुलासा हुआ वो पिछले साल 2024 में एक एस्ट्राजेनेका कंपनी थी जिसकी ये कोवैक्सीन थी, जो बनाती थी, क्योंकि इसका जो यहां पर नाम था वो कोवैक्सीन था, अमेरिका में उसका नाम एस्ट्राजेनेका की वो बना रही थी कंपनी। उस कंपनी के ऊपर किसी व्यक्ति ने केस किया, उसको लगने के बाद शरीर में कोई दिक्कत हुई और वो दिक्कत होने के बाद उसने कोर्ट के अंदर केस किया और वो कोर्ट के अंदर केस करने के बाद वो जीत गया और उस कंपनी ने उसमें स्वीकार किया कि ये लगने के बाद ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, लोगों की अचानक मौत हो रही है, स्वीकार किया। जैसे ही ये स्वीकार होता है अगले ही दिन, आप लोग ध्यान देना इस बात का कि आप लोगों के जितने भी लोगों के वो उस बीमारी के नाम पे वो जो लगवाई गया था, वो दवा वो शरीर में डाली गई थी, उसका एक सर्टिफिकेट बन रहा था, बना था जी। और उस सर्टिफिकेट के ऊपर देश के प्रधानमंत्री की फोटो थी। सही या गलत जी? सही है। लेकिन जब उस कंपनी ने वो बात स्वीकार करी, देश के प्रधानमंत्री ने उस पोर्टल से अगले ही दिन अपनी फोटो हटवा दी। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कोविड के, आपको पता चलेगा कि वहां पर किसी भी व्यक्ति की फोटो नहीं है। और देश के कुछ जागरूक लोगों ने भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस दायर किया कि सरकारें जबरदस्ती कर रही है केमिकल डलवाने के लिए। और जब सरकार से जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सरकार ने एक हल्फनामा दायर किया और उस हल्फनामे में उसका जो मोटी मोटी मैं आपको बताऊं क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये लोगों ने सब तय लगवाई, अपनी मर्जी से लगवाई, हमने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की। अब आप एक बात बताइए कि अगर ये नहीं लगवाओगे तो 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, ये जबरदस्ती थी या मर्जी थी? ये नहीं लगवाओगे तो किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाओगे, ये मर्जी थी या जबरदस्ती थी? ये नहीं लगवाओगे तो ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाओगे, जहाज में यात्रा नहीं कर पाओगे, बस में यात्रा नहीं कर पाओगे, ये जबरदस्ती थी या मर्जी थी? जबरदस्ती थी। ये नहीं लगवाओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये नहीं लगवाओगे तो पेंशन नहीं मिलेगा, ये नहीं लगवाओगे तो फसल तक नहीं बिकेगी किसान की। ये जबरदस्ती थी या स्वेच्छा थी? ये अपनी मर्जी से लगवाए लोगों ने, क्या था ये? जबरदस्ती थी। अब ये जबरदस्ती तो उन्होंने की और ये जबरदस्ती होने के बाद देश की जनता के ऊपर जो इसका प्रभाव आया उसको कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश के अंदर चुनाव भी हुए और उन चुनावों के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा बनना चाहिए था ये इस बात का बनना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की कितनी फिक्र है, किसी भी पार्टी ने इस बात का मुद्दा नहीं बनाया। बनाया या नहीं? नहीं बना। तो आप लोगों की कितनी फिक्र है? हाँ जी, कोई फिक्र नहीं है। आवाज आ रही है जी पीछे तक मेरी अभी? तो हमारी और आपकी कोई फिक्र नहीं है। जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम झगड़ रहे हैं, उनके लिए हम मात्र चींटियों के बराबर हैं। कि अगर पैर तले कुछ चींटियां आ जाती है और वो चींटियां आके मर जाती हैं तो कोई परवाह नहीं होती। इसी प्रकार उनके लिए वो कीड़ी मकोड़े हैं, जिनके लिए हम अपने समाज को, अपने भाईचारे को, अपने परिवार को तोड़ने पर तुले हुए हैं। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब हम इतने बिखर जाते हैं कि हम भाई भाई से लड़ता है, पति पत्नी से लड़ता है, इस हद तक कि गिरावट आ चुकी समाज में वोट के नाम पर। आ चुकी है नहीं जी? आ चुकी है। जब चुनाव आएंगे तभी जात की बात होगी, जब चुनाव आएंगे तभी धर्म की बात होगी, जब चुनाव आएंगे तभी आपस में तोड़ने की बात करेंगे। एक बात को ध्यान देना जी कि अगर एक ही कम्युनिटी के, एक ही धर्म को मानने वाले लोग एक गांव में रहते हैं तो वहां पर जात के ऊपर लड़ाई होगी जी चुनाव में। अगर एक ही जात के लोग रहते हैं तो फिर परिवार की बात आएगी कि वो परिवार उस पार्टी के साथ है, उनका तो हमारे साथ कभी झगड़ा हुआ था, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम दूसरे के साथ जाएंगे। हम कितने टूट जाते हैं।
अंग्रेजों ने एक पॉलिसी के ऊपर राज किया था हमारे ऊपर, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। आज आप लोग बताइए कि हमारे को यह कहा गया कि 1947 में हम आजाद हो गए, आज भी हमारे अंदर फूट डाल के राज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? हाँ जी, निष्पक्ष होकर सोचना इस बात के ऊपर। अभी हम एक परिवार के ऊपर, अपने गांव के ऊपर, अपने भाईचारे को बचाने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मेरी बात कहीं पर गलत लगे, मेरी बात अगर कहीं पर तर्कपूर्ण ना लगे, तो मेरा विरोध करना खड़े हो गए कि तू यहाँ पे बरगलाने आया हमारे गांव वालों को। सही है गलत जी? सही है। और अगर मेरी बात सही लगे तो फिर समर्थन करना उस बात का और अपने गांव के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ ये मैंने आपको रिलेट करने के लिए बताया है कि क्या क्या समस्याएं चल रही हैं समाज के अंदर। आने वाले समय में क्या होगी वो खतरे भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे हमारे समाज को तोड़ा जाएगा, कैसे हमारी जमीनों को हमसे छीना जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। अब ये तो हो गया कि बीमारी के नाम पे खेल खेला गया। इसको चालू करवा दो जी। आई रही 5 मिनट वही याद तो ये खेल हमारे साथ खेला गया। अब बड़ी बात क्या है जी कि हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है कि ये जो पूरे का पूरा जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, इस सिनेरियो के माध्यम से असल में जो कंट्रोल करना, एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, बहुत सारे पार्टियों के प्रमुखों से भी सुना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर हम एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसको नाम दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये शब्द किस किस ने सुना है? हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से एक बार नहीं 2 से 3 बार यह शब्द बोल चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर एक नई व्यवस्था बनने जा रही है और उस व्यवस्था का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके माध्यम से एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। और उसी व्यवस्था के ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कार्ल श्वाब बोलता है 2017 के अंदर कि आफ्टर 2030 यू विल ऑल नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। कि 2030 के बाद आपके पास अपना कुछ नहीं होगा लेकिन आप फिर भी खुश रहोगे। आप अपनी प्रॉपर्टियों के जो मालिक बने बैठे हैं वो इस हद तक की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि किसी के ऊपर आपका कोई मालिकाना हक नहीं होगा। आपकी जमीनें भी जाएंगी, आपके घर भी जाएंगे, और वो कैसे जाएंगे उसके ऊपर आऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद। आप ये बात देखो कि 2012 से रिलेट करना इस बात को कि 2012 से लेकर आज हम 2025 में खड़े हैं। 2012 से लेकर 2025 तक इतनी आइडिया बनाने के ऊपर सरकार जोर दे रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की है, कि पहले चला था आधार कार्ड से खेल। सही है गलत जी? आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगे थे हम, है जी? पहले आधार कार्ड को लेकर लाइन में लगे, फिर हम अन्य आईडियों को लेकर लगे, फिर हम अपने फैमिली आईडी को बनाने को लेकर चले, फिर हम प्रॉपर्टी आईडी बनाने को लेकर चले, फिर हम अपने बच्चों के लिए पर आईडी बनाने को लेकर चले। मतलब 2012 से अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई आइडिया बनाई जा रही है। यहाँ तक कि आप अगर अपनी फसल बेचने जाते हो तो फसल बेचने के लिए भी एक यूनिक नंबर की जरूरत है। सही है गलत जी? सही है। आप पशु तक नहीं पाल सकते अगर पशु के कान के ऊपर स्पेशल नंबर नहीं है तो। हाँ जी, सही है। 2012 से लेकर आज 2025 में खड़े हैं, इतनी आइडिया बनाई जा रही है तो क्यों? सवाल तो उठना चाहिए समाज से। कोई सवाल उठता है? नहीं उठाता। अब इन आइडिया के खेल को समझ लेना आप। जब कांग्रेस पार्टी 2012 के अंदर ये आधार कार्ड लेके आती है, एक बार घुमा दिए उसको पीछे, जब आराम आराम जब कांग्रेस पार्टी आधार कार्ड को लेकर आती है तो देश की संसद के अंदर सुषमा स्वराज जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखती थी, उसने देश की संसद के अंदर एक बात कही थी कि ये जो आधार कार्ड है ये गुलामी का आधार साबित होगा, देश की गुलामी का आधार बनेगा ये आधार कार्ड। और जब वो आधार कार्ड बना, यही बात देश का जो आज प्रधानमंत्री बना बैठा है उसने भी ये बात कही थी कि ये जो आधार कार्ड है ये आधार कार्ड गुलामी का कार्ड साबित होगा। अब उन्होंने ये बात कही, अब ये गुलामी का आधार कैसे साबित होगा इसको जोड़ना एक बार। आप एक बात बताओ कि आपका बैंक खाता किस चीज से जुड़ा है जी? आपका बिजली का कनेक्शन किस चीज से जुड़ा है? आपके फैमिली आईडी किस चीज से जुड़ी है? आपका बिजली का कनेक्शन किससे जुड़ा है? आपका पानी का कनेक्शन किससे जुड़ा है? आपकी हर सेवा जो आप सरकार से ले रहे हो वो किससे जुड़ी है? आपकी प्रॉपर्टी के पेपर किससे जुड़े हैं? आपके बाइक के पेपर किससे जुड़े हैं? आपकी गाड़ी के पेपर किससे जुड़े हैं? अगर एक आधार बंद कर दिया जाए तो क्या क्या बंद होगा, एक बार सोचो।
सभी बंद हो जाएगा। उसी बात से जोड़ना जो मैंने कहा था कि जो हमारे पूर्वज अगर कोई गांव बसाते थे तो उस गांव के लिए भी पहले ये ध्यान में रखते थे कि 50 साल के बाद क्या होगा। मतलब जब हम कोई भी काम करते थे हमारे पूर्वज, अगर समाज के लिए कोई कहावत हमारे पूर्वजों ने कही है तो वो कहावत भी पहले उसके ऊपर अध्ययन हुआ और भविष्य में उसका क्या परिणाम आएगा वो तब जाके कोई कहावत कहा करते थे। ऐਵੇਂ ही कोई कहावत नहीं कही। सही है गलत? सही है। तो जब हमारे पूर्वज गांव को बसाने से पहले ये सोचते थे कि 100 साल बाद ना जाने कि यहाँ पर बाढ़ आ जाए, उस टाइम पे बाढ़ के हालात नहीं होते थे, लेकिन बाढ़ की वो। और जब हमारे कच्चे घर होते थे तो हमारे पूर्वज एक ही बात कहा करते थे कि भाई अपनी छतों की मरम्मत अभी कर लो, नहीं तो बारिश आने के बाद वो समय नहीं बचेगा। सही है गलत? अब ये बात जब हमारे पूर्वज कहा करते थे, अब ये जो आधार कार्ड बना है इसको मात्र अभी कितने साल हुए हैं? 13 साल, लगभग 13 साल हुए हैं। अब 13 साल में इस आधार कार्ड को आपके हर जरूरी दस्तावेज से जोड़ दिया है। ये जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को आपके जरूरी पेपरों से जोड़ दिया गया है और वो दस्तावेज जो आपके जीवन में पल पल पर काम आते हैं, आपके बच्चों के जन्म से लेकर और वो व्यक्ति जो मर जाता है, जो गुजर जाता है, उसका अगर जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो वो भी उस कार्ड के बगैर नहीं बनता। और बड़ी बात क्या है कि ये जो आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड सरकारी दस्तावेज नहीं है। आप लोग जानते हो इस बात को? हाँ जी, ये जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड का जो मालिक है वो एक प्राइवेट बंदा है, प्राइवेट आदमी है जिसका नाम नंदन नीलकेणी है। अब प्राइवेट बंदे के हाथ में पूरे देश का डेटा सौंप दिया सरकारों ने। ये आपको क्या लगता है कि ये किसी सही दिमाग की उपज है या किसी खराब दिमाग की उपज है? अब सारे के सारे दस्तावेज आधार से जुड़ गए। अगर भविष्य में जैसे हम सब लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको कब होगा इसका दुष्परिणाम आएगा। अभी आप बैंकों में देख रहे हो ना कि बैंकों के अंदर क्या चलता है कि क्रेडिट स्कोर चलता है ना, कि क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही लोन दिया जाता है और क्रेडिट स्कोर के आधार पर जब आप लोन लेने जाओगे तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। भविष्य में एक सोशल क्रेडिट स्कोर आएगा। क्या आएगा जी? सोशल क्रेडिट स्कोर। और वो सोशल क्रेडिट स्कोर क्या होगा कि अगर आप सरकारों के खिलाफ थोड़ा सा भी बोले तो आपका क्रेडिट स्कोर, सोशल क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। और जब वो क्रेडिट स्कोर, सोशल क्रेडिट स्कोर आपका धीरे धीरे कम होगा, फिर एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक ही कंडीशन होगी उसको खोलने की कि आपको गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आपको आजाद रहना है, अगर आपको आजाद रहना है तो आप गुलामी स्वीकार नहीं करोगे। अगर आपको गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाने के लिए सीधे तौर पे गुलाम नहीं बनाया जाएगा, वो किसी न किसी माध्यम से बनाया जाएगा। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि गुलामी जब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया तो गुलामी कैसी थी? सामने से जबरदस्ती तौर पे गुलाम बनाया जा रहा था जी, जबरदस्ती हमारे से काम करवाए जा रहे थे। अगर गांव के अंदर हम जाएंगे, मान के चलो कोई किसी को गुलाम बना के रखा हुआ किसी ने, तो गुलामी क्या थी? वह बंधुआ गुलाम होते थे। हाँ जी, बंधुआ गुलाम का मतलब है शारीरिक तौर पे गुलाम बनाना। दूसरी आजादी आई आर्थिक गुलामी की, जिसके अब हम जी रहे हैं कि जो जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हाँ जी, देश की सत्ताएं तक कंट्रोल में जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या है? वो गुलाम है। अब ये गुलामी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। आने वाले समय में जो गुलामी है वो गुलामी होगी मानसिक तौर की गुलामी, मानसिक गुलाम। और हम लगातार कंटिन्यू मानसिक गुलाम बनते जा रहे हैं। आप देखोगे कि मानसिक गुलाम कैसे बनते हैं। आप एक बात बताओ, अपनी मर्जी से कपड़े कोई खरीदता है क्या? एक बार अपने घर में जाकर एक बार जरूरी जो आपके घर के जो सामान है उस सभी सामान के ऊपर एक बार दृष्टि घुमाइएगा अपनी, और आप ये देखिएगा कि ये सामान मेरे घर में क्यों है, क्यों लेकर आए हम। क्योंकि आपको क्या खरीदना है, आपको क्या पहनना है, आपको कैसा दिखना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आज आपका फोन निर्धारित करने लग रहा है जी सभी का। सही है गलत?
आपको कैसा जीवन जीना है, आपको क्या करना है, किस रंग के आपको कपड़े पहनने, कैसे जूते आपको पहनने हैं। अगर हम अब यहां पर जूतों की बात कर रहे हैं तो आप अपने घर पे जाकर जब अपने सोशल मीडिया हैंडल को खोलोगे तो उसके ऊपर जूतों की ही ऐड आएगी। सही या गलत जी? और आपके पास 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ी जूते होते हुए भी आपको एक जूता पसंद आएगा और फिर आप उसको खरीद लोगे। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? और ये जो मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलाम आपके बच्चों से बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे माएँ क्या कर रही हैं, हम इस फोन के इतने गुलाम हो चुके हैं, हमें चाहिए था इसका यूज करना, इसका प्रयोग करना, लेकिन आज फोन के हम प्रयोग हो रहे हैं। इससे पहले मैं टीवी के ऊपर आता हूं कि कैसे ये गुलामी, मानसिक गुलामी पे कैसे लेके आना था। क्योंकि कोई भी चीज हमारे समाज के अंदर आई है उसको देखना पड़ेगा, एक बार हमें गहराई से बैठकर चिंतन करना पड़ेगा, समस्या को समझना पड़ेगा कि समस्या, कोई समस्या हमारे समाज में आई तो वो आई क्यों है, किस कारण से आई है, और उसका परिणाम आएगा तो क्या आएगा। इसके ऊपर तो चिंतन करना पड़ेगा जी, हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, या नहीं सोचना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर सोचिए कि जब टीवी आया हमारे घरों में तो टीवी कैसे आया? हम लेकर आए थे, हम ही लेकर आए थे, लेकिन क्या हम लाना चाहते थे? नहीं चाहते थे। क्यों लेकर आए टीवियों को? क्योंकि टीवी के अंदर एक धार्मिक कार्यक्रम आता था, महाभारत और रामायण, तभी आए थे जी टीवी। बुजुर्ग बताएंगे, उससे पहले टीवी थे क्या हमारे घरों में? नहीं थे ना। और जब टीवी के ऊपर पेटेंट ले रखा है, टीवी जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर पेटेंट लिया था 1940 से 50 के दशक के बीच, माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से, दिमाग को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र, ये जो स्क्रीन है। और उस टीवी के माध्यम से कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया था और 50 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करवाई गई थी हिप्नोटाइज करके टीवी के माध्यम से। मतलब गुलामी सतर तक लेकर गए थे। और तब इसका पेटेंट लेके, तभी इसका पेटेंट लिया गया माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से। और फिर ये हमारे समाज में, हमारे घर घर तक पहुंचानी थी। तो घर घर तक पहुंचाने का तरीका क्या होगा? हम धार्मिक लोग हैं, राम हमारे रोम में है, सही या गलत जी? राम को मानने वाले लोग हैं हम तो सुबह उठते थे, मेरे हरियाणा की बात करें तो सुबह उठते ही सबसे पहले, या कोई भी मिले सुबह से लेकर शाम तक, पहली जो मुलाकात, जो शब्द निकलता था वो क्या था? राम राम जी, राम राम ताऊ, राम राम काका, राम राम चाचा, राम राम ताई, कहीं पर सीताराम, जय राम जी की, यही सब तो थे जी। हाँ जी, यही थे। और वो जो टीवी आया, वो टीवी उसी रामायण और महाभारत के कारण आया, क्योंकि राम के प्रति हमारी आस्था थी और हमारी आस्था के साथ कैसे खेलना है उन कंपनियों को पता था। और वो टीवी हमारे घरों में आए। उस टीवी से पहले बस इतना और देख लेना कि हम सब, हमारे जो परिवार थे वो छोटे थे या बड़े थे। हाँ जी, टीवी आने से पहले हम छोटे परिवारों में रहते थे, बड़े परिवारों में रहते थे बुजुर्गों। एक एक परिवार के अंदर 20-20 लोग तो कम से कम थे। सही या गलत है? सही है। लेकिन वो जब टीवी आया, टीवी के अंदर फिर जब वो महाभारत और वो जो रामायण देखते थे, उसके बीच में विज्ञापन भी आता था। है जी? और उस विज्ञापन के अंदर एक ये भी खबर, एक ये भी विज्ञापन आता था कि बड़ा परिवार दुखी परिवार और छोटा परिवार, सबने सुना है। अब हमने सोचा कि यार ये तो आ ही रहा होगा, इसका हमारे ऊपर क्या असर है। और जब वो टीवी को प्रमोट किया गया तो क्या कहा गया कि ये जो टीवी है ये क्या है? समाज का आईना है। कि समाज के अंदर जो कृत्य होते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, उसको फिल्माया जाता है और फिर वो पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यही कहा गया है जी। अब वो जो टीवी था, वो जो समाज का आईना कहते थे, जिसको हमारे घरों में आया, वो आया धार्मिक कारणों से, लेकिन फिर उसके अंदर हमारे समाज को तोड़ने की विज्ञापन उसके अंदर आए। और फिर आप देखोगे कोई फिल्म भी बनी या कोई सीरियल भी बना, वो सब के सब हमारे परिवार को तोड़ने के लिए बने या जोड़ने के लिए बने जी। पहले टीवी में आया, फिर हमारे गांव के सार्वजनिक जो स्थान थे उन पर लिखा गया, यही मुहावरा लिखा गया, बड़ा परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। और साथ में परिवार नियोजन के नाम पर गर्भ निरोधक गोली आई और गर्भ निरोधक के नाम पर और तरह तरह के यंत्र समाज में प्रस्तुत किए गए। सही या गलत? सही जी। अब वो देखकर हमारे समाज के अंदर, महिलाओं के अंदर, क्योंकि फिर टीवी सीरियल जब आने शुरू हुए, उनके अंदर भी क्या आया? जो पहला टीवी सीरियल आया, सास भी कभी बहू थी। और जो सास आई, वो सास क्या थी कि वो बहू के खिलाफ, उस सीरियल में क्या दिखाया गया कि सास का काम तो बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचना है। सही या गलत? और फिर वो बहू सास के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू हुए। और फिर हमारे समाज में देख लेना जी, आप इस बात को जोड़ना कि उससे पहले सास बहू के झगड़े हमारे समाज में
नहीं थे। और जब जैसे उन टीवी सीरियलों के माध्यम से दिखाया गया, हमारे समाज में सास बहू के झगड़े आए या नहीं आए। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात है समस्या को मूल से समझने की। हमें पता चले कि हम जिस भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी फायदे की है और कितने नुकसान की है। अगर कोई वस्तु हमारे परिवार को तोड़ रही है तो उस वस्तु का हमारे परिवार के बीच रहने का अधिकार नहीं है। सही है गलत जी? अगर ना अधिकार नहीं है तो जाके अगर हमें बंद करना पड़े तो बंद कर दो उसको तुरंत जाके, जो हमारे परिवार को खत्म कर रहा है। आप देखोगे अब कि वो जो बड़ा परिवार था, वो बड़े परिवार में सबसे पहले झगड़े शुरू हुए सास और बहू के, सास और बहू के, बहू और ननंद के, यही हुआ। और फिर धीरे धीरे महिलाएं बोली कि हमसे नहीं बनती इतने लोगों की रोटियां, है जी, ऐसा ही था। और फिर हमारे परिवार धीरे धीरे करके टूटने शुरू हुए। और आज परिवारों का आलम आप देखो कि जिस घर में 40-40, 50-50 लोग रहते थे, आज उस घर में मियां बीवी और 1 या 2 बच्चे हैं। जिस छोटे परिवार को सुखी परिवार कहते थे, उस छोटे परिवार का मैं बताता हूं अभी आपको। बड़े परिवार का एक सबसे बड़ा सुख क्या था कि अगर घर के अंदर 4 कमाने वाले थे, अगर एक को कोई दिक्कत हो जाए तो परिवार फिर भी समूह चलता था। 2 को कुछ हो जाए तो भी समूह चलता था। 3 को कुछ हो जाए तो भी परिवार भूखा नहीं मरता था। लेकिन आज कमाने वाला एक है, अगर उस एक को कुछ हो जाए तो परिवार का पेट भरने के लिए है क्या कोई जी? हाँ जी। और वो जो बड़ा परिवार था, उस बड़े परिवार के टाइम पे देखना कि हमारे गांव के अंदर कोई भूखा नहीं सोता था। आज आपके गांव के अंदर कितने लोग भूखे सोते हैं ये आपको नहीं पता। मेरे गांव के अंदर कितने लोग भूखे सोते हैं मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे से अपने बच्चों का पेट नहीं भर रहा। जो हमारे दादा दादी, मेरे पिताजी 8 भाई थे और 3 बहनें थी। मेरे दादा दादी 11 लोगों का पेट भरते थे, लेकिन कभी उनके मन पे ये नहीं, उनके चेहरे पे ये नहीं देखा हमने कि भाई मैंने तो 11 बच्चों को पाला था। कभी कहा ही नहीं उसने। और मेरे माँ बाप ने कहा कि हम 2 भाई हैं कि 2 को हमने कैसे पाला ये हम जानते हैं। और हमारी पीढ़ी अब ये बोलती है कि हम 1 बच्चे का पेट कैसे भरते ये हम ही जानते हैं। हाँ जी। अगर परिवार में एक कमाने वाला उसको कुछ हो जाए तो परिवार का भरण पोषण नहीं होता। फिर वो महिला कमाने के लिए जाती है, और जब वो महिला से पहला कदम अपने घर से कमाने के लिए निकालती है तो सबसे बड़ा अभिशाप देखना आप कि जब महिला अपने घर से बाहर जाती है, महिला होती है घर का स्वाभिमान। जब वो घर से बाहर कमाने के लिए जाएगी तो सबसे पहले स्वाभिमान मरेगा, क्योंकि नौकर का अपना कोई स्वाभिमान नहीं होता। बोलते हैं ना कि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। और पेट भरने के, बच्चों का पेट भरने के चक्कर में उस महिला को इतना समझौता करना पड़ता है कि उसको अपना तन तक बेचना पड़ता है। ये छोटे परिवार का दुख है। सही या गलत? क्या बताया गया कि छोटे परिवार के ये भी दुख हो सकते हैं? क्या बड़े परिवार के सुख को बताया गया? अभी पिछले साल एक वीडियो वायरल हुई थी राजस्थान की कि एक ही परिवार में 100 कुछ लोग रह रहे हैं। किसने देखी थी जी? वो 200 से ऊपर सभी ने देखी वो वीडियो, और सब देखकर उसको बड़े खुश थे। 185 सदस्य, करेक्ट। उसको देखकर सब खुश थे कि यार एक ही परिवार में इतने लोग रहते हैं। और जब पत्रकार उससे पूछती है, उस घर के मुखिया से जाकर, कि आपके घर के अंदर तो रोटियों का खर्चा बहुत होता होगा, तो पता क्या बोलता वो? अरे रोटियों का खर्चा कुछ भी नहीं होता, कमाई कितनी आती है आपको नहीं पता? हाँ जी। हर साल जमीन खरीदता वो परिवार। ठीक है। हम उस परिवार को देखकर कितना खुश हैं। हमारे जहन में अब भी ये बात नहीं आई यार कभी तो हमारा परिवार भी ऐसा ही हुआ करता था। अभी बैठे रहिएगा आप सब। एक वो ऊपर मैं एक घटना दिखा रहा हूं आपको, कभी आसमान की तरफ नजर दौड़ाइएगा। वो जो जा रहा है वो रॉकेट सा, वो धुआं छोड़ता हुआ अभी चल रहा है, वो क्या है? नहीं, जिसको नहीं पता, आपको क्या लगता है जी वो क्या है? अभी वो आपने देख लिया, मैं चर्चा यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लास्ट में उस पर भी आएंगे वो क्या है। हम बड़े खुश थे उस परिवार को देखकर कि एक परिवार के अंदर इतने लोग रहते हैं, और कभी हमारे मन में वो देखते हुए भी हमारे जहन में ये नहीं आया कि कभी तो हमारा परिवार भी ऐसा ही हुआ करता था।
आज हम एक एक करके इतने बिखर चुके हैं कि भाई को भाई से कोई लेना देना नहीं है, और जमीन के ऊपर, इस मुद्रा के ऊपर, इस रुपए के ऊपर हम इतना गिर चुके हैं कि आज भाई भाई का झगड़ा चला हुआ है, जमीन के बंटवारे के लेकर भाई और बहन का झगड़ा चला हुआ है, जिसका कभी महत्व नहीं था। और एक बात कही जाती थी, आपके हर पूरे भारत की बात है ये, कि ये एक कहावत थी हमारे समाज के अंदर कि जमीन बेच दी तो मां बेच दी, थी या नहीं जी? और दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, ये भी कहावत थी मेरे हरियाणा में। अब जिस जमीन को मां से जोड़ा गया, मां का मतलब क्या है? जननी, मतलब जीवन को चलाने वाली। जीवन को चलाने वाली धरती मां कैसे हुई? क्योंकि अगर वो धरती नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उसी का उगा हुआ हम खाते हैं। मां हुई पेट भरने वाली, है जी। आज उस मां वो बिखरी फिर रही है, हम उसका सौदा कर रहे हैं। कोई बोलता है ले भाई 50 लाख रुपए, हाँ जी दे देंगे, 50 लाख रुपए कीमती है, क्या जरूरत है इस धरती की? यही तो सोचते हैं हम। एक बार ये नहीं सोचते ये 50 लाख की चीज जो हमने 50 लाख में बेच दी, ये कभी पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से लेकर हमारे बच्चों तक का पेट भर रही है, और ये 50 लाख कितने दिन चलेंगे इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। देते हैं या नहीं जी? कभी नहीं देते। तो बड़े परिवार के कारण हमारे समाज को बताया गया कि बड़ा परिवार, दुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, और हमारे समाज का सत्यानाश कर दिया। एक खुरापाती दिमाग का मैं आपको बताता हूं कि कहां से कहां तक होता है। क्योंकि हम मानते हैं कि जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ताकत एक विचार में ही होती है, जो विचार मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं। क्योंकि विचार से ही किसी भी समाज को तोड़ने के लिए अगर परपंच रचे जाते हैं, वो भी पहले दिमाग के अंदर एक विचार के रूप में आते हैं, और अगर जोड़ने के भी किए जाएंगे तो भी पहले दिमाग में ही आएंगे, विचार के रूप में ही आएंगे। अब समाज को तोड़ने का क्या आया कि मान के चलो क्या खेल खेला गया कि एक टीवी कंपनी थी जिसने टीवी बनाए। उस टीवी कंपनी ने कहा कि भाई उसने एक विज्ञप्ति निकाली अखबारों के अंदर कि मैं अपने यहां पर एक मैनेजर की एक नियुक्ति करता हूं, और मैनेजर की नियुक्ति के लिए उसने इंटरव्यू स्टार्ट किए। उसकी एक ही शर्त थी कि भाई मैं हर घर में टीवी पहुंचा चुका हूं, जोड़ना जी इस बात को, कि मैं हर घर में टीवी पहुंचा चुका हूं, अब मेरे को और टीवी बेचने हैं, मेरे को कोई ऐसा नौकर चाहिए जो टीवियों की संख्या, मतलब टीवियों की बिक्री की रफ्तार बढ़ाए। तो बहुत सारे वहां पर इंटरव्यू देने गए, तो कोई भी किसी के पास ये आइडिया नहीं मिला कि मैं और ज्यादा टीवी कैसे बेचूं। एक खुरापाती दिमाग आता है, वो बोलता जी मेरे को कुछ समय चाहिए। वो एक गांव में गया, उसने गांव में जाकर देखा कि एक के घर में 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं। तो वो बोला कि जी आपको कितने टीवी बेचने हैं? उसने कहा कि मैं इसके 2 गुना टीवी और बेचना चाहता हूं, जितने मैंने बेच दिए इतने और मैं बेचना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि जितने टीवी आपने बेचे मैं इसके 4 गुना टीवी बेच दूं तो? बोला यार ये तो चंबे की बात, आप 4 गुना टीवी कैसे बेच दोगे? फिर उसने बताया कि हमारे इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर 20 से कम लोग किसी घर में नहीं है, अगर मैं इस घर के 4 टुकड़े कर दूं तो 4-4 टीवी होंगे। अब आप एक बात देख लेना कि जब हमारा परिवार कभी इकट्ठा हुआ करता था, जिस परिवार को चलाने के लिए, खेत को जोतने के लिए एक ट्रैक्टर की जरूरत थी, अगर उस परिवार के 4 टुकड़े हुए तो कितने ट्रैक्टर आए जी? जिस घर के अंदर एक रसोई थी वो रसोई कितनी बनी? जिस घर के अंदर एक कार की जरूरत थी वहां पर कितनी कारें आई? जिस घर के अंदर एक मोटरसाइकिल जरूरत थी कितनी मोटरसाइकिलें आई? जिस घर के अंदर एक फ्रिज की जरूरत थी कितने फ्रिज आए? जिस घर के अंदर एक एक सामान की जरूरत थी वो सामान कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। इसी प्रकार अगर आप अब अपने गांव में देखोगे, मैं अपने गांव में भी देखता हूं, आप भी देखिए अपने गांव में, कि आपके गांव के अंदर व्यक्तियों के हिसाब से जो जरूरत का सामान है वो 4 से 5 गुना ज्यादा है हर गांव के अंदर। अब एक बात देखो कि जब हमें अलग हुए तो खर्चा हमारा बढ़ा, हाँ जी, खर्चा हमारा बढ़ा, और पहले कमाने वाले 4 थे, अब कमाने वाला 1 रहा, तो खर्चा गया बढ़ और कमाई गई घट। जो परिवार ऐसे नहीं टूटा, उस परिवारों को तोड़ने के लिए सरकारों ने अच्छी योजना निकाली नौकरी के नाम पर, कि जब आपको नौकरी करनी है तो नौकरी मिलेगी 50 किलोमीटर दूर। अब 50 किलोमीटर अप डाउन तो हम नहीं कर सकते, तो 50 किलोमीटर दूर जाकर एक नया घर बसाना पड़ेगा। सही या गलत? तो वहां पर भी खर्चा बढ़ा और आमदनी घटी। जो परिवार ऐसे भी नहीं टूटा। अब आलम समाज का ये देख लो कि 2 माँ बाप हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बोलते हैं कि यार जहां पर हम नौकरी करते हैं यहाँ पर उचित शिक्षा नहीं मिलती, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, भोपाल भेजते हैं। सही कर रहे हैं? हाँ जी।
और फिर उस कोटा में, उस दिल्ली में, उस भोपाल में कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये आंकड़ा कभी हमें नहीं बताया जाता। तो परिवारों के टूटने का आलम आज इस कदर है कि आज बीवी अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है, बच्चे अलग है, सब के सब इस हद तक बिखेर दिए कि हम आज इकट्ठा एक एक व्यक्ति, मतलब एक से, आप शहरों के अंदर देखोगे कि एक एक व्यक्ति पड़ा रहता है उन कबूतर खानों के अंदर, और वो गांव में आते हैं क्योंकि कभी गांव को छोड़कर गए थे नौकरी के नाम पर, बिजनेस के नाम पर। अब वो गांव में आते हैं और वो ये बताते हैं कि 2.5 करोड़ का एक 4 BHK में रहता हूं मैं। और हम सोचते हैं कि यार 2.5 करोड़ के 4 BHK में, अब हमें क्या पता BHK क्या है जी। जो यहाँ पर 500 गज के प्लॉट में रहते, मकान में रहते थे, वो जाकर कबूतर खाने में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में, जहां पर छत अपनी नहीं है, जहां पर धरती अपनी नहीं है, केवल हवा खरीदते 40 साल के लिए 2.5 करोड़ में। अब हम यहां पर कुछ खरीद के कुछ बनाते हैं तो जमीन तो अपनी है। ये मैं उस तरक्की का आलम बता रहा हूं आपको। और सरकारें चाहती है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो मैंने बात की है, वो ये चाहते हैं कि आप अपने गांव को छोड़कर उन कबूतर खानों में जाके रहो, और भविष्य में आपको फ्री में घर बैठे पैसे दिए जाएंगे भीख के नाम पर। और ये भीख की शुरुआत मेरे हरियाणा से हुई थी। मेरे हरियाणा में एक नेता आया था जिसका नाम देवीलाल था, चौधरी देवीलाल, बड़ा बखान होता है उसका। और पूर्वजों के नाम पे, पूर्वजों को उसने सबसे पहले पेंशन देनी शुरू की थी। अब आप एक बात बताइए मेरे को जी, कि ऐसे करने वाले का स्वाभिमान जिंदा रहता है या ऐसे करने वाले का होता है? अगर हम मांगेंगे तो मांगने वाले का कोई स्वाभिमान होता है क्या? भिखारी का कोई स्वाभिमान देखा है आपने? देने वाले का स्वाभिमान जिंदा रहता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आज हर व्यक्ति को भिखारी बना रखा सरकारों ने। बच्चा गर्म में ठहरता है तो गर्म में ठहरते ही पोषण के नाम पर मां को रुपए दिए जाते हैं कि आप शुद्ध अनाज खरीदो अपने बच्चे के लिए। वो क्या है? भीख। फिर जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, आंगनवाड़ी के में लेके जाते, चूरी क्या दी जाती है वहां पर? उसको चूरी दी जाती है और बोलते हैं कि फोर्टिफाइड राशन है, जिसके कारण आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। होता नहीं, उल्टा बीमार करता है बच्चों को। और उस स्वास्थ्य के नाम पर वो क्या दिया जाता है? वो एक भीख दी जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु तक देख लीजिए, सरकार भीख पर जिंदा रखना चाहती है। और आज 81 करोड़ 40 लाख लोगों को सरकार ने लाइन पे लगा रखा 5 किलो की भीख में। सही या गलत जी? अब उस 5 किलो राशन में वो जहर मिला के दे तो, हाँ जी, दे तो साफ हो जाएंगे सभी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तिल तिल करके मारने हैं। एक बात नोट करना आप, जो ये कोटे का राशन ले रहे हैं, उसके उस अनाज के ऊपर कितना स्प्रे किया जाता है हमें और आपको अंदाजा नहीं है। अगर कोई आपके नॉन में आपका कोई जानकार कोई FCI के अंदर हो तो उससे पूछना कि कितने प्रकार के स्प्रे होते हैं। एक चावल आपने देखा होगा, चावल मिलता था क्या यहाँ पर कोटे में? मिला जी चावल किसी को कोटे में? मिलता है। उस चावल में एक चावल का दाना देखा होगा कि जो चावल जैसा दिखता है लेकिन बिल्कुल सफेद होता है। देखा है? वो क्या है? वो फोर्टिफाइड राइस है। और उस फोर्टिफाइड राइस के अंदर केमिकल होते हैं। वो चावल नहीं है, चावल के जैसा दिखता है, कैंसर कारक है। और आप ये देख लेना कि जो फ्री का अनाज खा रहे हैं, उस घर के अंदर कोई भी, मतलब हमेशा के लिए दवाई कंटिन्यू चल रही है, परमानेंट। हमें वो क्यों नहीं दिखती वो परमानेंट? क्योंकि आयुष्मान कार्ड की एक और भीख दे रखी है हमें कि जो फ्री में हमें दवाई मिलती है, बीमारी नहीं दिखती, लेकिन वो दिखती कि सरकार हमें स्वास्थ्य दे रही है। हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है। जो राशन ले रहा है, एक बार उसके घर में जाके बीमारी नोट करो। आप अपने गांव में अगर कोई साथी ये देखना चाहता है तो एक सर्वे करे अपने गांव में, और उस सर्वे में ये देखे कि मेरे गांव के अंदर बीमारियां कितनी, केवल बीमारियों के ऊपर सर्वे कर ले। आपके गांव में कितनी कैंसर बढ़ चुकी है आपको नहीं पता। और वो स्लो पॉइजन के नाम से दी जा रही है, वही स्लो पॉइजन जिसके ऊपर अब धड़ा धड़ा से खड़े खड़े गिर रहे हैं। अगर ये कहा जाता है, आप एक बात बताइए मेरे को, मैं मेडिकल स्टोर वाला हूं, हाँ जी, मैं ये बोल देता हूं कि भाई ये 100 गोलियां हैं, आप ये खाओ, इसको खाने से जीवन में कभी बुखार नहीं होगा, लेकिन 100 में से एक व्यक्ति मर सकता है। कोई खाएगा? नहीं खाएंगे ना।
और अगर ये कहा जाए कि भाई ये 1000 गोलियां खा लो, एकदम अभी आज ही खानी है 1000 गोलियां, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप खाओगे? कौन कौन खाएगा 1000 गोलियां? कौन कौन नहीं खाएगा? हाथ उठाओ जी, कौन कौन नहीं खाएगा? और कौन कौन खाएगा वो भी उठाओ। 1000 गोलियां खाने से जिंदा ही नहीं रहोगे, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड हैं सारी की सारी। और अगर वही 1000 गोलियां एक एक करके दी जाए तो फिर सब खा लेंगे। आपके बच्चों के गर्भ से लेकर, और आपका बच्चा 5 साल का होता है, उसको एक एक करके कितने जहर दिए जाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। आप देखिएगा गांव के अंदर कि बच्चे पहले कुपोषण का शिकार ज्यादा थे, आज ज्यादा है? अभी ज्यादा है। पहले जो हमारे दादा के अंदर जितनी ताकत होती थी वो हमारे पिताजी के अंदर थी क्या? हाँ जी, जो हमारे पिताजी के अंदर ताकत वो हमारे अंदर है क्या? ये ताकत लगातार घटती क्यों जा रही है? क्योंकि गर्भ से लेकर, आज की मैं बात बताता हूं, गर्भ से लेकर जब बच्चा 5 साल का होता है तो उस बच्चे के शरीर में 40 से ज्यादा इंजेक्शन दाग दिए जाते हैं, जिसका हमें पता नहीं क्या है इसके अंदर। ये मैं आपके सामने तब कह रहा हूं कि हमारे साथियों में ऐसे अब सैकड़ों से क्या मतलब 1000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको जीवन गर्भ से लेकर अब तक कोई टीका नहीं लगा है, और वो जरूरत से ज्यादा स्वस्थ है वो बच्चे। मेरा बेटा 6 साल का है, कभी बीमार नहीं होता जी। अगर बीमार हो जाए तो बिना दवाई खाए ठीक हो जाता है। मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे भाई के हैं और एक बेटा मेरा है। तीनों के तीनों बीमार नहीं होते, और तीनों के शरीर में गर्भ से लेकर अब तक कोई केमिकल नहीं डाल रखा। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। कभी आप हमारे सामने, अभी 23 मार्च पे हम एक आयोजन कर रहे हैं समालखा में शहीदी दिवस के नाम पर, उसमें आओगे तो आपको दिखाएंगे, उन बच्चों से मिलवाएंगे, आपको दिखेगा उनका ऑरा क्या है, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या, उनकी शारीरिक क्षमता क्या है, आज के बच्चों से कहीं ज्यादा है। और आपके बच्चे तो ये लगातार ये टीके लगवाए जा रहे हैं कि आपके बच्चों को ये लगवाने से बीमारी नहीं होगी, ये लगवाने से बीमारी नहीं होगी। आपके बच्चे 15 दिन से ज्यादा स्वस्थ नहीं रहते। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? जैसे ही मौसम ने थोड़ी सी करवट ली, करवट लेते ही वो बच्चा बीमार। अगर मौसम करवट ना ले तो भी बीमार। तो इसके ऊपर एक बार बैठकर सोचना तो पड़ेगा, भाई हो रहा तो क्यों हो रहा है। मैं नहीं कहता कि यहां से जो मैं बोल रहा हूं मेरी सभी बातों के ऊपर भरोसा करना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इन बातों को अपने जहन में नोट करना, और एक बार इनके ऊपर अपनी रिसर्च शुरू कर लो। अगर आपने रिसर्च शुरू कर दी तो फिर आप उस पॉइंट तक जरूर पहुंचोगे जहां से एक खतरे की घंटी बज रही है, जहां से हमारे समाज को खत्म किया जा रहा है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? तो ये हमने अपनी बेसिक स्तर पर अपनी रिसर्च चालू करनी पड़ेगी अगर अपने समाज को बचाना है। वरना आने वाले समय में जो कार्ल श्वाब ने बोला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, वो काम 100% होने जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे आप ये देख लो कि अपना क्या है। मैं पूछता हूं अभी आपसे, आप जो खेतों में फसल बोते हो, क्या आपका अपना बीज है? हाँ जी। पशुओं का बीज अपना है? पशुओं को आप प्राकृतिक गर्भाधान करवाते हो या टीका रखवाते हो? टीका रखवा रहे हो। मानव का बीज कितना बचा है ये भी बता दो एक बार। ये टीके लगने के बाद आप जाके देख लेना, अपने उज्जैन में ही एक नहीं कम से कम भी 4 से 5 IVF सेंटर मिलेंगे। जैसे पशुओं को टीका रख के बच्चे संतान उनकी पैदा की जा रही है, ऐसे ही माओ को टीका रख के बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। मैं बताता हूं अपने हरियाणा का, करनाल जिले का। हरियाणा के करनाल जिले में 2023-24 में 1,38,000 बच्चा टीके से पैदा हुआ है। 1,38,000 बच्चा टीके से पैदा हुआ है। अगर पहले हम अपने समाज में किसी को नामर्द बोल देते थे तो खून बह जाता था। सही या गलत? आदमी मर जाते थे ये बात कहने से कि तूने कह कैसे दिया। आज घर घर में नामर्द बन चुके हैं। ये आज की सच्चाई है। इस बात को मानो या ना मानो, आज के नौजवान संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है। और वो जो टीके रखे जा रहे हैं उन माओं के ऊपर या जो आपके पशुओं के गर्भ में जो टीके रखे जा रहे हैं उनके ऊपर किसी विशेष आदमी का पेटेंट है। पेटेंटेड बच्चे हैं, वो समाज के बच्चे नहीं हैं। ये मौन दस्तावेज बात कर रहा हूं, आप लोगों से बरगलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना मैं आपको उकसा रहा हूं किसी के प्रति। एक आदमी का पेटेंट है सभी बीजों के ऊपर, बिल गेट्स।
जितने ये बीज रखे जा रहे हैं सभी के ऊपर उसी का पेटेंट है। वो मालिक है। बच्चे हमारी माएं पैदा कर रही है, लेकिन बच्चों का मालिक कौन है? जिसका बीज। और बीज किसका? वो तय करता है कि किसके गर्भ में किसका बीज डालना है। हाँ जी, हमारे समाज में तो परंपराएं रही हैं। जिन महिलाओं को जो कभी सती हुआ करती थी, आज उन महिलाओं के गर्भ में किसका बीज जा रहा पता नहीं। ये विडंबना है हमारे समाज की, ये दर्द है। और आप अपने यहां पर भी देख लो कि जिनको ये टीके लग रहे हैं, जिन बच्चों को लगे हैं, 6 महीने तक इंतजार करता है एक जोड़ा बच्चे पैदा करने के लिए। 6 महीने के बाद सास आगे आगे, बहू पीछे पीछे डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटते हैं। अगर किसी घर में सास नहीं है तो दोनों दंपत्ति बैठते हैं बाइक पे या कार पे और धूम डॉक्टर के, और फिर प्रयास करते हैं। फिर अंत में डॉक्टर 1 साल दवा देने के बाद बोलता है कि मैं सारे प्रयास करके थक लिया हूं, अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, और वो ऑप्शन है टीका, IVF। क्या ये उन्हीं बुजुर्गों का समाज है जो बुजुर्ग गांव बसाने से पहले 100 साल बाद की सोचते थे क्या होगा गांव का? उन्हीं का है क्या जी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हम तो ये देखते हैं, हम अब जीवन जी रहे हैं, तुम अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते कि 5 साल बाद उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन वो जो नीतियां लेकर आ रहे हैं, जो नियम लेकर आ रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो आपके समाज के बारे में पल पल के लिए सोच रहे हैं कि 5 साल बाद क्या होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके बच्चों के शरीर में जो टीके दागे जा रहे हैं, इनका रिकॉर्ड है हर आशा वर्कर के पास है। और भारत सरकार का उस रिकॉर्ड के ऊपर दस्तावेज नियंत्रण नहीं है, वो सब का सब रिकॉर्ड WHO में जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वो ये देखते हैं कि इस बच्चे को एक टीका लगाने के बाद क्या परिवर्तन आया। आपके बच्चों की हाइट भी मापते हैं जी? मापते हैं या नहीं? वजन भी करते हैं या नहीं? क्या बीमारी है क्या नहीं है वो भी जांच करते, उसका भी लिखते हैं ब्यौरा? लिखते हैं या नहीं? क्यों लिखते हैं? क्यों चाहिए इतनी जानकारियां? आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा हथियार है वो डेटा है। वो डेटा है। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा, वो उतना बड़ा मालिक इस धरती का। और भारत देश का जो डेटा है वो किसके पास है? नंदन नीलकेणी के पास। तो मालिक कौन भारत का? जिसके पास डेटा। डेटा कैसे? क्योंकि वो जो दवाइयां डाल रहे हैं उनको पता है इनके शरीर में क्या बीमारियां आएंगी, तो वो भी उसी प्रकार की फिर वो दवा बनाना शुरू करेंगे। और जो आपकी गाढ़ी कमाई है वो सारी की सारी कमाई कहां जाएगी? आप एक बात बता दीजिए मेरे को कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, सुबह से लेकर रात तक, जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, आपने जो भी कमाया है वो कमाया हुआ कहां जा रहा है आपका? आपके गांव में घूम रहा है या कंपनियों में जा रहा है? कहां जा रहा है जी? कंपनियों में जा रहा है। आपका गांव मजबूत हो रहा है या कंपनियां मजबूत हो रही हैं? कंपनियां। और जब कंपनियों को अपने हिसाब से पॉलिसी बनवानी है तो कैसे बनवाएंगी? जब कोई चुनाव में खड़ा होगा तो वो उसको चंदा देंगी 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। और अगर किसी पार्टी को देना तो 1000 करोड़ चंदा देगी। जिसने 1000 करोड़ दिए हैं, नीतियां तो उसी के हिसाब से बनेंगी। आपके अंगूठा दबाने से नीतियां नहीं बनने वाली।